जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार और इस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। सोलर साइंस क्लास 10th का ये मॉडल सेट पार्ट 3 होगा और इसके पहले मॉडल सेट पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल चुका है। उसको भी आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मॉडल सेट पार्ट 3 अपने आप में सारे सवाल अति महत्वपूर्ण। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन में जरूर दबा देंगे और आप सभी टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। क्लियर। पीडीएफ में जो है ना, पीडीएफ में यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम पे पहुँच सकते हैं। और क्योंकि जो है टेलीग्राम पे आप अपने सारे डाउटफुल क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, उसको आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज का फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी साथियों? बोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में हुआ था और इस क्रांति के बाद रूस में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी हुई थी। तो सवाल ये है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 1917 में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नवंबर 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जिसके बाद रूस में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी हुई थी। और इस क्रांति के समाप्ति के बाद ही जो है 1922 ईस्वी में, जो है ना 1922 ईस्वी में यूएसएसआर का निर्माण हुआ था, यानी कि सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। अगला सवाल, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? हिंद चीन, देखिए जैसे हिंद चीन वर्ड आए, इसका मतलब क्या होता है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन शब्द सुनकर आपके माइंड में 3 देश का नाम आना चाहिए, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। क्लियर। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर साथियों। और इंडिया में भी जो है ना, इंडिया में भी सबसे पहले व्यापार करने के लिए विदेशियों में पुर्तगाली ही आए हुए थे। पुर्तगालियों में कौन? तो वास्को डी गामा। और हिंद चीन में भी पहले पुर्तगाली ही आए हुए थे, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए इस सवाल में जो है ना, मैक्सिमम लोगों को डाउट है। क्लियर। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन। लेकिन ये गलत है सर, ये गलत है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा सितंबर 1920 का कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो असहयोग आंदोलन जो था ना, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन, तो इसका प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, 4 सितंबर 1920 को। कब? 4 सितंबर 1920 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरएसएस बोलते हैं ना, आरएसएस। तो आरएसएस का स्थापना कब और किसने की? देखिए आरएसएस जो है साथियों, ये हिंदुओं का एक समझिए कि एक संगठन है। क्लियर। जिसके वर्तमान अध्यक्ष है मोहन भागवत जी। तो आरएसएस का स्थापना कब और किसने किया था? तो ये किए थे केबी हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव बलिराम हेडगेवार किए थे 1925 ईस्वी में, 1925 में किए थे ना। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देखिए इसके अलावा यहाँ पे आपके और भी जो ऑप्शन है ना, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो 1838 है। 1838 में जो है ना, लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। 1881 में प्रथम फैक्ट्री कानून आया था। और 1932 में जो है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो ये आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। मध्यम वर्ग जो है ना, मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था?
तो देखिए ये आपका हो जाएगा रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर, रेशम मार्ग। प्राचीन काल में जो है ना रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए चूंकि इस रास्ते से जो है ना, चूंकि इस मार्ग से रेशम का अधिकतम व्यापार होता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम भी रेशम मार्ग पड़ गया। सबसे अधिक रेशम का व्यापार होने के कारण ही इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया। क्लियर साथियों। अब देखिए रेशम मार्ग आखिर की शुरुआत किसने किया था? तो चीन के हान राजवंश के महान यात्री चांग छियान। किसने? तो चांग छियान ने जो है ना इस मार्ग का शुरुआत किया था, चांग छियान। तो चीन के हान राजवंश के महान यात्री चांग छियान ने रेशम मार्ग की शुरुआत किया था। अगला सवाल, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? देखिए आर्थिक संकट यानी कि आर्थिक मंदी से कब आया था? तो 1929 में। 1929 में जो है ना विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था, जिसका प्रभाव 1933 तक रहा। तो आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो ये आपका हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन नंबर सी। फांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूरोप में बात करें ना तो इटली में आया था आपका फांसीवादी, ठीक है। इटली में फांसीवाद जिसके लीडर थे बेनिटो मुसोलिनी, और जर्मनी में आपका आया था नाजीवाद जिसके लीडर थे हिटलर। तो जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद। अगला सवाल, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो ध्यान रखिएगा, 1800 जो है ना 78 ईस्वी में एक देसी प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन जो थे ना गवर्नर भारत के, तो लॉर्ड लिटन के काल में 1878 ईस्वी में एक देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत देसी भाषाओं में यानी कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर, पत्र पत्रिकाओं पर काफ़ी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि उस समय जो है ना देश के जितने भी सभी महान लीडर थे या जो भी क्रांतिकारी थे, तो ये पत्रिकाओं के माध्यम से ही अपनी क्रांतिकारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और जनता जो है ना उन भाषणों को पढ़ करके उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती थी, जिससे जो अंग्रेजों के लिए एक सिर का दर्द बनता था। इसके लिए जो है ना वे लोग भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। अगला सवाल, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये थे मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए इसके अलावा आप भी ध्यान रखिएगा, छापाखाना जो था ना, छापाखाना, तो छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने जो था ना छापाखाना का आविष्कार किया था। और गुटेनबर्ग जर्मनी के रहने वाले थे। और गुटेनबर्ग जो है ना अपने छापाखाना में सबसे पहले बाइबल को छापा, बाइबल को मुद्रित किया। अगला सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या उत्तराखंड? देखिए सोपानी कृषि होता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में जो है ना पहाड़ पर सीढ़ी बना करके, ऐसा मतलब सीढ़ीनुमा खेत, जिससे कि बारिश का पानी सीधे ढाल बन के नीचे गिर जाए। तो सोपानी कृषि होती है पहाड़ी इलाकों में। और सिद्धोटी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में होता है सोपानी कृषि। हालांकि ये होता है सिद्धोटी कश्मीर में भी होता है, जहाँ भी पहाड़ी इलाका है ना वहाँ पे होता है। तो सोपानी कृषि यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा 65%, 65%, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। जितने भी देखिए मानव है ना या जो भी जीव जंतु है, तो उनके शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। यानी कि यदि 100 किलोग्राम आपका वजन है ना, तो इसमें से 65 किलोग्राम तो केवल पानी ही होगा। अगला, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। कौन कौन? आरक्षित वन,
रक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन। रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों को बांटा गया है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 अरब हेक्टेयर, यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर, यानी 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 400 करोड़ हेक्टेयर या 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। देखिए, एएफओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 1963 में घट करके 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया, और 1990 में जो है ना और घट करके 3.4 यानी 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र मात्र बच गया हुआ था। यानी कि जंगल जो है दिन प्रतिदिन घटता चला गया, जो कि पर्यावरण के लिए सही नहीं है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है साथियों? तो ये आपको हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। 1 टन इस्पात बनाने में जो है ना लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पिट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? देखिए, कोयला जो है ना ये होते हैं 4 प्रकार के। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। सबसे बेहतरीन कोयला से दूर कौन सा है? तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पिट। क्लियर। और इंडिया में जो है ना कोयले का सबसे अधिक उत्पादन अभी होता है वर्तमान समय में तो झारखंड राज्य से। ये सवाल पूछ देगा कि किस राज्य में जो है ना कोयले का सबसे अधिक वहाँ से उसका होता है उत्पादन, तो आप झारखंड कर दीजिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग या चितरंजन लोकोमोटिव? देखिए, पहले आप ये समझिए कि उपभोक्ता उद्योग आखिर होता क्या है कि नहीं? उपभोक्ता उद्योग आखिर है क्या? वह उद्योग जिसमें उत्पादन सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए होता है उसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। वे सभी उद्योग जिसमें उत्पादन सीधे उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए होता है उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि। तो देखिए यहाँ पे सभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ भी आप सभी डाउनलोड जरूर कर लेंगे। सवाल नंबर 18, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1986 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है ना किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या ईंधन है? बताइए, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक होगा, अधात्विक होगा, परमाणु होगा या ईंधन होगा? पाइराइट देखिए, तो ये अब हो जाएगा धात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर ए पाइराइट जो है ना धात्विक है। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी साथियों? तो ये आपका हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर सी 10.5%, 10.5%। क्लियर, 10.5% ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या जेड गुड्डी? देखिए, ये आपको हो जाएगा जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये जो है ना मैट्रिक का साथियों समझिए कि खानदानी क्वेश्चन है। मैट्रिक में सवाल कितने बार आ चुका है? बहुत बार मैक्स। ठीक है, तो इसको अब अच्छा से याद कर लेंगे। तो जेड गुड्डी जो है ना लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है।
ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बताइए सांप्रदायिक राजनीति जो है ना किस धारणा पर आधारित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, एक धर्म अन्य धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? इंडियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, तो हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अमेरिका जो है ना, अमेरिका में संघ सरकार है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आगे बढ़िए। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है ना किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1970 के दशक से, ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक से ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और इसके खिलाफ जो है ना 1974 ईस्वी में एक क्रांति भी हुआ था, संपूर्ण क्रांति, जिसके लीडर कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। पटना के जो है ना गांधी मैदान से शुरू हुआ था संपूर्ण क्रांति, जिसके लीडर थे जयप्रकाश नारायण। और इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और इस क्रांति से इस क्रांति के प्रभाव में आ करके ही जो है ना इसके अगले ही वर्ष 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल भी लागू कर दिया गया था, इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर ए। सवाल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन जो है ना, देखिए ये एक पर्यावरण रक्षा से संबंधित आंदोलन था। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा से संबंधित आंदोलन था, जिसका संबंध किससे है? तो पेड़ बचाने से। और ये जो है ना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से शुरू हुआ था। कब? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में जो है ना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से शुरू हुआ था, जिसके लीडर कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल, तारी विरोधी आंदोलन। तारी समझते हैं ना, जो कि तार के पेड़ से प्राप्त होता है, तार और खजूर के पेड़ से। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन जो है ना निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तारी विरोधी आंदोलन यानी महिलाएं जो है ना अपने हस्बैंड्स लोगों को तारी जो है नहीं पीने का विरोध कर रही थी, ये तारी नहीं पिए वो लोग, ठीक है, इसके लिए। और उनको महिलाओं को क्या कहना था? तारी की बिक्री बंद करो, तारी की बिक्री बंद करो। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है ना किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से शुरू हुआ था तारी विरोधी आंदोलन। देखिए यहाँ पे आपको एक और सवाल छूट रहा है, जो कि यहाँ पर क्या बन सकता है? यदि सवाल आपके एग्जाम्स में आ जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थी? तो आप क्या बोलिएगा? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर जो थी ना, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थी, जो कि अभी किसान आंदोलन में सक्रिय है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना ब्रिटेन में ही पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये आपको हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिस देश में बहुत सारा दल रहेगा वहाँ ही ना बहुत सारी पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाएंगी। अब बताइए जिस देश में एक ही दल रहेगा वहाँ पे बताइए पार्टी आपस में मिलेगा कैसे, है कि नहीं है? तो गठबंधन की सरकार जो है ना बनाने की महत्तम संभावना बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है साथियों, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। क्लियर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा यानी हाथ छाप। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। बीएसपी का निर्माण कब हुआ था? तो 1984 में, 1984 ईस्वी में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मायावती जी है। और इसका स्थापना कांशीराम ने किया था। और हाथी छाप जो है ना, इसका चुनाव चिन्ह है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को जो है ना, बीजेपी का स्थापना हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका गठन किए थे बीजेपी का। और कमल का फूल छाप बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, ध्यान रखिएगा साथियों। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा है। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी से ही है। अब मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री, ये बीजेपी से ही है। अब देखिए यहाँ पे सवाल अब क्या हो गया, सवाल आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी स्थापना किया था किसने? तो रामविलास पासवान जी ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। और उनके पुत्र जो है चिराग पासवान, वो अभी एलजेपी के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, एलजेपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए अमेरिका में आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चीन में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी है। अमेरिका पूंजीवादी, चीन साम्यवादी। इंडिया जो है ना, भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए वह अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण हो, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इंडिया का जो भी सत्य आपका है ना प्राइवेट सेक्टर, वो सब साम्यवाद को मानता है। क्लियर सदोटी, सब माफ कीजिएगा सदोटी, इंडिया का जो भी है ना आपका प्राइवेट सेक्टर, वो मानता है पूंजीवाद को। और जितने भी ठीक है आपको सरकारी कंपनी फैक्ट्री वगैरह होगा ना, वो मानता है साम्यवाद को। यानी यहाँ पे साम्यवादी है भी है, पूंजीवादी भी है। यानी ये क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया इंडिया। इनमें से किसको जो है पिछड़ा राज्य भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी, पूछने की कोई बात नहीं है। बिहार तो सदोटी के बाद में महान बना है। पहले बिहार से पता है ना बहुत ही महान था। यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी भी था, जहाँ पर विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ की राजनीति इतनी घटिया है ना कि राजनीति के चक्कर में राज्य बर्बाद हो गया। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सिडबी, सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज। देख सकते हो सिडबी जो है ना, सिडबी इसका मतलब क्या होता है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। ठीक है। आरबीआई जो है ना, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को। आरबीआई का निर्माण कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का निर्माण हुआ था। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में जो है ना शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ सवाल क्या है आपका, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो ये हो जाएगा सेबी। सेबी जो है ना, सेबी SEBI, ये शेयर बाजार की नियामक संस्था है। अब सेबी होता क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मीन्स क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को जो है ना सेबी का निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल 1988 को। तो ये हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का सदन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का सदन है? तो व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक जो है ना संस्थागत वित्त का सदन है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी। भारत की
वित्तीय राजधानी मुंबई, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक एक बीमारू राज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? देखिए इस सवाल में भी जो है ना मैक्सिमम लोगों को डाउट साथियों, क्लियर। इस सवाल में भी कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 कह रहे हैं, और देखिए कुछ लोग 6 भी कह रहे हैं। गजब की बात है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 5 या 4? देखिए ये आपको इसका आपका कितना हो जाएगा उत्तर? तो ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन? तो व्यवसाय अथवा व्यापार संबंधी अवरोधों में कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी 5 वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, इंडिया में जो है ना वैश्वीकरण कब शुरू हुआ? तो 1991 ईस्वी में। इंडिया में 1991 में शुरू हुआ वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये भी ध्यान रखिएगा आप। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 1986 में, 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी सोने का जितना आभूषण है, सोने का जो भी गहना गुड़िया है ना, तो स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी। हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सोने के आभूषण पर हॉलमार्क यदि है तो समझिए कि वह सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए साथियों, इसके अलावा जितने भी ठीक आपका है ना फूड आइटम, यानी खाने पीने की चीज़ें जिसको भी हम लोग खाते पीते हैं, उस पर क्या होता है? उस पर आपको रहता है 1 मार्क, क्लियर। और देखिए, और ये जो है ना ISI क्या होता है? तो देखिए ISI क्या होता है ना, तो ये होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानकीकरण संस्था। यानी किसी भी चीज़ पर यदि ISI मार्क है तो वह चीज़ जो है ना, उसका क्वालिटी, उसका गुणवत्ता जो है सही होने का चांस बहुत अधिक होता है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्था, ये चिन्ह जिस भी चीज़ पर होता है समझिए कि वो चीज़ सही होने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन नंबर सी। नदियों की तली में अवसाद का जमाव जो है ना, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति यानी घर की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार, ऑप्शन नंबर डी। भूकंप संभावित क्षेत्र में जो है ना भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? इंडिया में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो है ना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। साथियों ठीक है, मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा कि जो है ना टेलीग्राम पर जो है ना टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कीजिए। वहाँ पे जो है आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। टेलीग्राम पे जो है ना आप जो है डायरेक्ट हम लोगों से ठीक है चैट भी कर सकते हो और अपने सारे प्रश्न भी पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। यानी भारी पैमाने पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह, क्लियर। ध्यान रखिएगा, 100% में से जो है ना 71% में क्या है? केवल जल है, और 29% में ही क्या है? आपका थल है, यानी कि स्थल है, क्लियर। यानी कि कुल क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा तो केवल आपका जल ही जल है, 3 में का 2 हिस्सा केवल जल। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का
अधिकार कानून, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। तो आरटीआई जो है ना कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में। और इसके लिए मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान से, राजस्थान से शुरू हुआ था आंदोलन सूचना के कानून के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 ईस्वी। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी साथियों, तो लोकतंत्र बहाल है वहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में नेपाल में भी लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसके चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है राजनीतिक, ठीक है, उन सब का चुनाव चिन्ह और मान्यता उसको निर्वाचन आयोग प्राप्त करता है, तो ठीक है, उसको निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को जो है ना निर्माण हुआ था, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अनुसार। क्लियर, ये डिटेल्स आप पढ़ लेंगे जो कि काफ़ी फायदेमंद भी है। और पीडीएफ जो है ना आप लोगों को दे दिया जाएगा, पीडीएफ लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड थ्रू टेलीग्राम। टीपू सुल्तान कौन थे, टीपू सुल्तान ये कहाँ के सम्राट थे साथियों, तो ये थे मैसूर के, ऑप्शन नंबर ए, आपको ए हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये थे मैसूर के ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, देखिए ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। सिखों के पवित्र त्यौहार कब, तो बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन हुआ था। पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। और जनरल डायर के आदेश पर जो है ना वहाँ पर गोली चलाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो आखिर ये डेट क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था, इसका डेट आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका उत्तर जो है आप देंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो सदोटी एक बार फिर से, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए। क्लियर, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम, और वहाँ पर जो है ना आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।